मधुबनी चीखी, क्या बकता है रे? सत्येंद्र बोला, बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ, तूने ही उनके खाने में जहर मिलाया होगा। मधुबनी बोली, तू मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। सत्येंद्र ने पूछा, तो तेरे सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? पीछे से आवाज आई। महुआ ने कहा, ये मैंने किया है। सत्येंद्र ने कहा, महुआ, तुम भला ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो उनकी माँ हो, तुमने तो उन्हें जन्म दिया है। इसलिए किया मैंने। नहीं चाहती कि उनका सौदा हो, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई उन पर उंगली उठाए, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें तवाइफ की बेटियां कहे। तो तुम उन्हें मार दोगी, उनकी जान लोगी? कैसी माँ हो तुम? इस समस्या का कोई और हल भी हो सकता है, सत्येंद्र ने कहा। महुआ बोली, मुझे और कोई हल समझ नहीं आया, तो मैंने उन दोनों के दूध में जहर मिलाकर दे दिया। मैं अब और अपनी बेटियों को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही जमींदार साहब के पास जाकर उनसे इस समस्या को हल करने के लिए कहता हूँ। और इतना कहकर सत्येंद्र फिर से मोटर में बैठकर अस्पताल चला गया, बच्चियों के पास। बच्चियां जब घर आ गई तो उन्हें घर छोड़कर वो उसी वक्त जमींदार साहब के पास पहुंचा। अरे सत्येंद्र बाबू, आप कहिए, कैसे आना हुआ? प्रभा सिंह ने पूछा। बहुत जरूरी काम आ पड़ा, और आपके सिवा इस समस्या का रास्ता सुझाने वाला मुझे और कोई नजर न आया, इसलिए आ गया आपके पास। अच्छा किया जो आप आए, लेकिन समस्या क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। महुआ बहुत परेशान है, और परेशानी के चलते उसके हाथों बहुत बड़ा पाप होने से बच गया, सत्येंद्र ने बताया। सत्येंद्र ने प्रभा सिंह को सारी कहानी कह सुनाई। सत्येंद्र की बात सुनकर प्रभा सिंह बोले, बस इतनी सी बात? मैंने सोचा पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। सत्येंद्र बोला, ये आपको इतनी सी बात लगती है? अगर बच्चियों को कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं तो बेफिक्र रहो बरखुरदार, जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। चिंतित रहकर समस्या को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। तो आपको इस समस्या का कोई हल सूझा? सत्येंद्र ने पूछा। एक ही हल है मियाँ, और वो है जुदाई, प्रभा सिंह बोले। मतलब क्या है आपका? ऐसा करो, बच्चियों को किसी महफूज जगह रखवा दो, प्रभा सिंह ने बताया। और वो जगह कौन सी होगी? सत्येंद्र ने पूछा। मेरी एक चचेरी बहन है जो लखनऊ में संगीत विद्यालय चलाती है। विधवा हो गई थी, और दोनों बच्चे विलायत में जाकर बस गए, तो उन्होंने अपना समय काटने के लिए संगीत कला केंद्र खोल लिया। वहाँ स्कूल और हॉस्टल दोनों साथ में ही हैं। अनाथ लड़कियों के लिए उन्होंने ये स्कूल खोला था, लेकिन अब अच्छे अच्छे घरों से भी लोग अपनी बेटियों को यहाँ संगीत के लिए भर्ती करवाते हैं। तुम और मैं बच्चियों को लखनऊ में ले जाते हैं। अब समस्या खत्म, जमींदार बोले। बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, बहुत एहसान है आपके हम पर। एक और चढ़ गया। कैसी बातें करते हो बरखुरदार, मोतीबाई मेरी बहन है, और इस नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। कल ही तैयारी कर लो, कल ही चलते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्येंद्र अपनी समस्या का समाधान लेकर प्रभा सिंह की हवेली से लौटे। सत्येंद्र बिना देर किए दोनों बेटियों को संगीत कला केंद्र में प्रभा सिंह के साथ भर्ती करवाने ले गया। प्रभा सिंह की चचेरी बहन ही संगीत कला केंद्र को चलाती थी, इसलिए एडमिशन में कोई दिक्कत न हुई। बच्चियों के संगीत केंद्र चले जाने से अब सत्येंद्र और महुआ की परेशानी कुछ कम हो गई थी। फिर से उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। इसी बीच जब सत्येंद्र के पास बेटियों की जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो उसने सोचा कोई काम शुरू किया जाए। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसलिए उसने एक डेयरी खोलने का सोचा। शहर से बाहर उसने कुछ
जमीन और कुछ गाय भैंसें खरीदी। अपना हाथ बटाने के लिए उसने कुछ लोगों को भी अपने साथ काम पर रख लिया। उसका ये काम चल पड़ा। उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास आ गया कि अब वो महुआ को अपने पैसों से उपहार भेंट किया करेगा। उसने अपनी डेयरी के मुनाफे से कुछ पैसे इकट्ठे किए और महुआ को सोने के कंगन उपहार में दिए। उन कंगनों को पहनकर महुआ खुशी से फूली न समाई। आखिर वो उसके पति की कमाई के कंगन थे। महुआ के मन में से एक और बोझ जैसे उतर गया था। उसने सोचा, देर से ही सही, कम से कम उसके जीवन में कुछ तो खुशियां लौटी। अब जब भी महुआ का मन अपनी बेटियों से मिलने का करता तो वो खुद ही लखनऊ जाकर उनसे मिलाती, लेकिन बेटियों को उसने अपने पास बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बच्चियों का भी वहाँ मन लग गया था। वो वहाँ ठीक से पढ़ रही थी और साथ साथ संगीत भी सीख रही थी। इसी बीच महुआ की जिंदगी में फिर से एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। महुआ बहुत डर रही थी कि इस बार लड़की ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि दो बेटियों को वो बड़ी मुश्किल से सही जगह पहुंचा पाई है। लेकिन इस बार महुआ की मुराद पूरी हो गई। उसे बेटा हुआ। उसने प्यार से उसका नाम अनमोल रखा। अनमोल अभी साल भर का ही हुआ था कि मधुबनी एक लंबी बीमारी के बाद भगवान को प्यारी हो गई। मधुबनी के जाने से अनमोल की पूरी जिम्मेदारी अब सत्येंद्र पर आ गई थी, इसलिए वो अब अपनी डेयरी वाले काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो महुआ से कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद इस बात को लेकर सत्येंद्र और महुआ के बीच बहस हो गई। मजबूरी में अब महुआ को अनमोल को अपने साथ कोठे लाना ही पड़ता। वहाँ अनमोल को अजीजन बाई संभाल लेती या वहाँ की लड़कियाँ। फिर एक दिन न जाने महुआ को क्या सूझी, उसने कोठे न जाने का मन बना लिया। लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि खर्चा कैसे चलेगा। दोनों बेटियां लखनऊ में पढ़ रही हैं, ये तीसरा भी तो है। अभी सत्येंद्र का काम भी उतना नहीं जमा। एक बार सत्येंद्र का काम जम जाए फिर वो कोठे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसी तरह अनमोल 3 साल का होने को आया और उधर सत्येंद्र की डेयरी के आसपास और भी डेयरियां खुल गई थी, तो उसका काम मंदा पड़ गया। अब डेयरी से उसको उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था जैसे पहले हो रहा था। इसी परेशानी के चलते सत्येंद्र ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब आए दिन महुआ और सत्येंद्र में बहस होने लगी, जिसे देखकर छोटा अनमोल परेशान हो उठता। लेकिन इस समस्या का दोनों में से किसी ने कोई समाधान न ढूंढा। और तभी एक दिन थक हार कर फिर से सत्येंद्र जमींदार प्रभात सिंह के पास जा पहुंचा और जाकर बोला, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ जमींदार साहब। क्यों मियाँ, अब कौन सी मुसीबत ने आपके दरवाजे खटखटा दिए जो आप ऐसी बुज़दिलों वाली बात करते हो। जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला मुझे और शायद ना कभी मिलेगा, सत्येंद्र ने कहा। मियाँ, आपकी पहेलियाँ सुलझाने का समय नहीं है हमारे पास। जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरी सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। सौतेली माँ, तबाही बीवी, बच्चियां भी दूर हैं। लालत है ऐसी जिंदगी पर। जिंदगी अब बोझ लगने लगी है, सत्येंद्र ने कहा। मियाँ, लालत का मतलब समझते हो? शर्म की बात। अरे तुम जैसे आदमी को तो फक्र होना चाहिए कि उसकी मोतीबाई जैसी बीवी है, जिसने अपने सिर पर पूरी गृहस्थी और बच्चों का बोझ उठा रखा है। और तुम जैसे नकारा आदमी का भी कोई और होती ना, तो ना जाने तुम्हें छोड़कर कब का चली गई होती। फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। बोझ जिंदगी तब हो जाती जब आपका कोई दिल अजीज आपकी आंखों के सामने लाचार और मजबूर होकर बिस्तर पर लेटकर जीवन से मुक्त होने की कामना करे और आप सिवाय आंसू बहाने कुछ ना कर पाए। तब जिंदगी बोझ होती है। और तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है?
चले आए हमारे पास खुद को कोसने। हमारे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम जिंदा दिल इंसान हैं और हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। जमींदार प्रभात सिंह की बात सुनकर सत्येंद्र की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोला, आजकल डेयरी का काम नहीं चल रहा तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। छोड़ दो काम, बेच दो डेयरी, जो पैसे आए उनसे कोई और धंधा शुरू करो। हमने पहले भी कहा था कि समस्याओं का बढ़ाने से अच्छा है या तो उन्हें खत्म करो या तो उनका समाधान ढूंढो। शायद आप सही कहते हैं, सत्येंद्र ने कहा। तुम पढ़े लिखे होते तो हम तुम्हें अपना मुनीम बना लेते। अभी कुछ समय किसी भी काम के बारे में मत सोचो। डेयरी बेचकर कुछ दिन आराम करो, फिर तब हम सोचते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा व्यवसाय ठीक रहेगा। हाँ, मैं यही करता हूँ। कुछ दिन सुकून से रहता हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है, सत्येंद्र ने कहा। अब हमें लगता है कि तुम्हें हमारी बात ठीक तरह से समझ में आ चुकी है। जी, तो मैं चलता हूँ। इस तरह एक बार फिर प्रभात सिंह ने सत्येंद्र की समस्याओं का समाधान कर दिया। सत्येंद्र ने डेयरी बेच दी और पैसे महुआ को जाकर दे दिए, हिफाजत से रखने के लिए। महुआ ने पूछा भी कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो बोला, मुनाफा नहीं हो रहा था इसलिए डेयरी बेच दी। कुछ दिन आराम से सोचकर बाद में नया काम शुरू करूँगा। महुआ भी कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि आराम से सोच लेना। अब सत्येंद्र के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। धीरे धीरे उसकी शराब भी कम हो गई थी। वो फिर से महुआ और अनमोल का ख्याल रखने लगा था। महुआ की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने कदम रखे। उसकी जिंदगी में अब फिर से कुछ कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन अब अनमोल को महुआ की आदत हो गई थी, इसलिए सत्येंद्र अब उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाता था। इसलिए महुआ अनमोल को फिर से अपने संग कोठे पर ले जाने लगी। इसी तरह अनमोल 4 साल का हो गया। अब वो भी अपनी माँ की तरह नाचने की कोशिश करता, अपनी माँ की नकल करता। उसका ये खिलवाड़ अजीजन बाई को खूब भाता और वो उसे देखकर खूब खुश होती। लेकिन ये चीज़ महुआ को पसंद नहीं आ रही थी कि उसका बेटा उसके जैसी हरकतें करे। उसने अब अनमोल को भी अपने से दूर करने का मन बना लिया था और इसी सिलसिले में उसने एक दिन प्रभात सिंह को अपने घर बुलवाया। जी कहिए मोहतरमा, हमें कैसे याद किया? जी जमींदार साहब, अनमोल के बारे में कुछ बात करनी है। जी कहिए, प्रभात सिंह जी ने पूछा। मैंने सुना है कि बड़े बड़े घरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं। हाँ तो जाते हैं, प्रभात सिंह जी ने बोला। मैं चाहती हूँ कि अनमोल भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। अब उसकी स्कूल जाने लायक उम्र हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को ऐसे नाचते और गाते हुए देखे, महुआ ने बोला। तो क्या आपने इस विषय पर अपने शौहर से बात कर ली? इसलिए तो आपको बुलाया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की, महुआ ने बोला। इसका मतलब है कि इस मामले पर मुझे उनसे बात करनी होगी। जी हाँ, बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जो आपने उन्हें मना लिया। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। महुआ ने प्रभात सिंह का शुक्रिया अदा किया। प्रभात सिंह बोले, अगर किसी बच्चे की जिंदगी मेरी वजह से संवर जाती है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और प्रभात सिंह ने दूसरे दिन सत्येंद्र को अपनी हवेली पर बुलवाकर उससे अनमोल की बोर्डिंग स्कूल जाने की बात की। और ये सुनकर सत्येंद्र भड़क उठा। फिर बोला, एक एक करके सारे बच्चों को महुआ मुझसे दूर कर देगी। आखिर वो चाहती क्या है? मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ तो हर जगह अपनी मर्जी चलाएगी। मियाँ, आप गलत समझ रहे हैं, प्रभात सिंह बोले। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ और अनमोल को मैं कहीं भी भेजने को राजी नहीं हूँ। और इतना कहकर सत्येंद्र उसी वक्त प्रभात सिंह के घर से वापस आ गया। पहले तो सत्येंद्र ने बाहर खूब शराब पी
और घर आकर महुआ से ये कहा, तुम कमाती हो तो जब चाहो मनमानी करोगी। तुमने जमींदार से अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेजने को कहा। तुम चाहती क्या हो कि एक एक करके मेरे सारे बच्चे मुझसे दूर चले जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। और उस रात सत्येंद्र ने शराब के नशे में महुआ पर हाथ भी उठा दिया। महुआ उस समय तो कुछ ना बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अभी सत्येंद्र नशे में है, उसकी बात वो नहीं समझ सकेगा, और चुपचाप मार खाती रही। सुबह हुई और अनमोल महुआ के पास आकर माँ माँ चिल्लाने लगा, लेकिन महुआ ने कोई जवाब न दिया। और बहुत देर तक जब महुआ ना उठी तो सत्येंद्र ने उसके पास देखा तो पास में गोलियों की एक शीशी पड़ी थी, और उस शीशी की आधी गोलियां खत्म थी। शायद वो नींद की गोलियां थी, और रात महुआ ने गुस्से में वो गोलियां खा ली थी। सत्येंद्र को हालत समझते देर न लगी, और वो फौरन महुआ को डॉक्टर के पास ले भागा। बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर ने महुआ को बचा लिया। होश में आते ही महुआ ने सत्येंद्र से कहा कि मुझे क्यों बचाया, मैं तुम्हारे बिन क्या करता। महुआ, तुमने कुछ भी नहीं सोचा, बच्चों का मुंह तो निहारा होता, इन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाने वाली थी तुम। सत्येंद्र ने महुआ से पूछा। मैं अब थक चुकी हूँ जिंदगी से संघर्ष करते करते। जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने केवल संघर्ष ही तो किया है, नहीं जीना चाहती मैं। मेरी गलती क्या थी जो कल रात तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि ना कि मेरा बच्चा अपनी माँ को कोठे पर नाचते हुए न देखे, इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोचा, लेकिन तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया था। सत्येंद्र बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महुआ, मुझे माफ कर दो। अनमोल को अपने से दूर जाने के ख्याल ने मुझे डरा दिया था। मैं कुछ करता नहीं हूँ तो ये बात भी मुझे खाई जाती, और इन सब का तनाव मैंने तुम्हारे ऊपर निकाला। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जो चाहती हो अब से मैं वही करूँगा, लेकिन मुझसे कभी भी दूर जाने की बात मत करना। सत्येंद्र की आंखों में आंसू देखकर महुआ भी रो पड़ी, और दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछकर माफी मांगी। फिर क्या था, महुआ के ठीक होते ही अनमोल को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, और इस बार भी इस काम में सत्येंद्र की मदद प्रभात सिंह जी ने की। महुआ की जिंदगी एक बार फिर ठीक से चल पड़ी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे का ख्याल रखते, और दोनों नया काम डालने के विषय में भी सोच रहे थे, लेकिन क्या करें इस समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन सत्येंद्र ने कहा, महुआ क्यों न कुछ खेत खरीदें और सब्जियां उगाने का काम शुरू करें। तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, और तुम्हारी अब वो उम्र तो रही नहीं। महुआ ने बोला, तुम क्या मुझे बूढ़ा समझती हो। वो बोली, तुम मुझसे उम्र में बड़े भी तो हो। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मजदूर भी लगवा लेंगे। सत्येंद्र ने कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। सोचना क्या है, कुछ पैसे तो डेयरी के बेचने पर मिले थे, और बाकी तुम दे दो। मतलब ये कि अच्छी ज़मीन तो मिल जाए, फिर फौरन खरीद लेंगे। तुम ज़मीन तो ढूंढो। ठीक है, तो मैं आज से ही इस काम पर लग जाता हूँ, सत्येंद्र ने कहा। और कुछ ही दिनों में जमीन भी मिल गई, पक्के कागजात भी बन गए, और दूसरे दिन ये सौदा होने ही वाला था कि उस रात महुआ कोठे पर गई। उस दिन सत्येंद्र भी गया था उसे छोड़ने। तब महुआ बोली, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, आज पता नहीं मन क्यों घबरा सा रहा है। मैं बस थोड़ी देर ही गाऊंगी, और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। सत्येंद्र बोला, ठीक है। और उस रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोतीबाई अपनी कोई ठुमरी गा रही थी, और बीच बीच में कुछ कुछ नाच भी रही थी, लेकिन उसकी अदाएं देखकर एक जमींदार ने मोतीबाई का हाथ पकड़ लिया, और उसके संग बदतमीजी करनी चाहिए। ये देखकर अजीजन बाई बोल उठी, हुजूर ये क्या कर रहे हैं,
इन सब के लिए हमारे कोठे पर मनाही है, तो कौन सा हम मुफ्त में मांग रहे हैं, इसकी हम कीमत चुकाएंगे। जमींदार बोला, ये बदतमीजी है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अजीजन बाई ने कहा, दौलत के दम पर सब मुमकिन है। बोल मोती बाई, एक रात की क्या कीमत है। तब तक शोर सुनकर सत्येंद्र भी बाहर आ गया था और जमींदार की बात सुनकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू समझता क्या है खुद को। जमींदार बोला, मैं 20 गांव का जमींदार हूँ और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गिरेबान पर हाथ डाले। ले अब इसकी सजा। और इतना कहते कहते उस जमींदार ने अपनी पिस्तौल निकालकर सत्येंद्र के पेट में 2-3 गोलियां डाल दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही पहले तो अजीजन बाई के गुंडों ने जमींदार को धर दबोचा और पुलिस बुलवाई और उधर सत्येंद्र को फौरन ही अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ देर ऑपरेशन चला, लेकिन डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि वे सत्येंद्र को वो नहीं बचा सके। ये सुनकर महुआ चीख पड़ी। उधर उस जमींदार को सत्येंद्र के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इधर महुआ ने सत्येंद्र के जाने के बाद चुप्पी साध ली। उसकी ये हालत अब अजीजन बाई से देखी नहीं जा रही थी। उसने महुआ को बहुत समझाया, लेकिन महुआ अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। ये देखकर एक बार फिर अजीजन बाई को प्रभात सिंह की याद आई और उन्हें बुलाकर वह बोली, आप ही कुछ कीजिए, ये हंसेगी नहीं, बोलेगी नहीं तो घुट घुट कर मर जाएगी। तब प्रभात सिंह महुआ के पास जाकर बोले, क्या चाहती हो तुम, कि तुम मरकर इस दुनिया से छुटकारा पा जाओगी, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तुम्हारे बेटे से लोग भीख मंगवाएंगे और तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारी तरह कोठा ही नसीब हो, जहाँ वो अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी। ये सुनकर महुआ को कुछ होश आया और उसने जोर का थप्पड़ प्रभात सिंह के गाल पर धर दिया। तब प्रभात सिंह जी ने अजीजन बाई को पुकारते हुए कहा, लीजिए अजीजन बाई, आपकी मोती बाई ठीक हो गई है, संभालिए इन्हें, अल्लाह कसम गाल लाल कर दिया हमारा। महुआ ये सुनकर कुछ सहम गई और बोली, माफ़ कीजिए जमींदार साहब, गलती हो गई। अरे हमें तो खुदा ने बनाया ही इसी वास्ते है कि लोगों की उलझने सुलझाते रहे और मार खाते रहे। प्रभात सिंह बोले। तब तक अजीजन बाई भी वहां पहुंच गई और बोली, हुजूर ऐसा ना कहें, आप जैसे शख्स दुनिया में कम ही मिलते हैं। जब भी हमने आपको मदद के लिए पुकारा, आप पहुंचे और आपकी वजह से आज मोती बाई भी ठीक हो गई। मुझे अब मोती बाई ना कहो अजीजन बाई, अब से मैं ये काम नहीं करूँगी। मैं फिर से महुआ बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस काम से घिन आने लगी है। इस काम की वजह से एक एक करके मुझे अपने बच्चों को अलग रखना पड़ा और इसी काम की वजह से मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए अब मुझे ये काम नहीं करना। महुआ की बात सुनकर अजीजन बाई बोली, फिर तुम क्या करोगी।